प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है मेल स्टेरिलिटी, या इसको बोलते हैं नर बंध्यता। तो सबसे पहले ये जो नर बंध्यता है या मेल स्टेरिलिटी है, ये होती क्या है? ठीक है, तो नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी को किस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो एक पौधा जो है, ठीक है, एक प्लांट है, उसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं मान लीजिए बाइसेक्सुअल हैं या द्विलिंगी हैं, तो इसका मतलब उसके अंदर जो मेल पार्ट और फीमेल पार्ट है वो दोनों होंगे, ठीक है ना, यानी पुंकेसर यानी स्टामेंस और कार्पेल्स यानी अंडप जो है, ये दोनों होते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक पौधा जो है वो क्या करेगा, परागकणों का निर्माण करेगा या पॉलन ग्रेन्स का प्रोडक्शन करेगा। अगर ये पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ये जो परागकण है एक पौधे के द्वारा जो उत्पन्न किए गए हैं, अगर ये निर्जीव व निष्क्रिय हो, है ना, डेड एंड इनएक्टिव हो। डेड एंड इनएक्टिव होने का क्या मतलब है? अगर ये निषेचन करने में या फर्टिलाइजेशन करने में इनकैपेबल हों या असमर्थ हों, ठीक है, तो पौधे का ये जो गुण है वो क्या कहलाएगा? नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो एक पौधे के द्वारा जितने भी परागकणों का या पॉलन ग्रेन्स का निर्माण किया जाएगा, वो किसी भी पुष्प को निषेचित नहीं कर पाएंगे या किसी भी फ्लावर को वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चाहे वो उसी पौधे पर कोई पुष्प उपस्थित हो या उसी प्लांट का कोई फ्लावर हो या फिर किसी दूसरे प्लांट का कोई फ्लावर हो। ठीक है, तो किसी भी फ्लावर को वो फर्टिलाइज या निषेचित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन इस पौधे के अंदर जो मादा भाग होगा या फीमेल पार्ट होगा, ठीक है, जिसको अंडप या कार्पेल बोल देते हैं, वो पूरी तरह से कैसा होगा? सजीव व सक्रिय होगा, अलाइव एंड एक्टिव होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो पौधा है या प्लांट है वो क्या कहलाएगा? नर बंध्य या मेल स्टेराइल। और इस गुण को क्या बोलेंगे अपने? मेल स्टेरिलिटी या नर बंध्यता। ठीक है, तो नर बंध्यता जो है वो बहुत कम देखने को मिलती है। सभी फसलों के अंदर नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी नहीं होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। ये किस वजह से होती है? अभी उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण ये उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये होती है नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी। अब इसको आगे तीन कैटेगरीज के अंदर, तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर आनुवंशिक नर बंध्यता, है ना, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, है ना, या शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिख देते हैं? जीएमएस। दूसरा टाइप है इसका कोशिका द्रव्य नर बंध्यता, या इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? सीएमएस। और तीसरा टाइप इसका है कोशिका द्रव्यी आनुवंशिक नर बंध्यता, या इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, या शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं इसको? सीजीएमएस। तो नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी तीन टाइप की होती है। तो इन टाइप्स को हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आनुवंशिक नर बंध्यता है या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है वो क्या होती है। मैं आपको बता दूं कि जो नर बंध्यता है या मेल स्टेरिलिटी है वो किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? जीनों के द्वारा। ठीक है, जीन कहाँ पे उपस्थित होते हैं? डीएनए के ऊपर उपस्थित होते हैं। तो जीन्स के द्वारा मेल स्टेरिलिटी को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब ये जो डीएनए है ये कहाँ पर उपस्थित है? केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित है या साइटोप्लाज्म में? ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर उपस्थित है। इस आधार पर जो नर बंध्यता है या मेल स्टेरिलिटी है उसको आगे टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला टाइप जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आनुवंशिक नर बंध्यता या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर एक जीन उपस्थित होगा। वो जीन कैसा होगा? अभी अप्रभावी या रिसेसिव होगा। ठीक है, और उसके द्वारा क्या किया जाएगा? नर बंध्यता का निर्धारण किया जाएगा या मेल स्टेरिलिटी का डिटर्मिनेशन किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की जो मेल स्टेरिलिटी है वो क्या कहलाती है? जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या आनुवंशिक नर बंध्यता। ठीक है, अब इसके अंदर जो जीन है उसके दो एलील्स होते हैं, है ना, एक जीन के दो क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक तो है कैपिटल MS युग्म विकल्पी और एक दिख रहा होगा स्मॉल MS युग्म विकल्पी। ठीक है, कैपिटल MS एलिल एंड स्मॉल MS एलिल। जो कैपिटल MS है ये किसके लिए उत्तरदायी होता है? अभी नर उर्वरता के लिए या मेल फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो स्मॉल MS युग्म विकल्पी या एलिल है ये नर बंध्यता के लिए या मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, और एक जीव के अंदर या एक ऑर्गेनिज्म के अंदर या हम कहें एक प्लांट के अंदर जो कोशिकाएं होंगी उनमें जो युग्म विकल्पी हैं वो हमेशा जोड़े के अंदर या पेयर के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो पेयरिंग किस तरह से होगी, है ना, और
जो पौधा है वो किस तरह से नर उर्वरता या नर बंध्यता यानी मेल स्टेरिलिटी एंड मेल फर्टिलिटी शो करेगा, अगर वो अपने देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखो। हमने एक प्लांट लिया है जिसको हम लोग मादा जनक की तरह, है ना, या मादा पौधे की तरह उपयोग कर रहे हैं। तो ये कैसा है अभी, नर बंध्य है। और नर बंध्य कब होगा अभी, जब MS यानी दोनों के दोनों जो एलिल्स हैं, दोनों के दोनों जो युग्म विकल्पी हैं वो कैसे हों, अप्रभावी अवस्था के अंदर हों या रिसेसिव अवस्था के अंदर, ठीक है, तभी इनका एक्सप्रेशन जो है वो आएगा, तभी इनकी अभिव्यक्ति होती है। दूसरी तरफ हमें क्या लेना है अभी, मेल पेरेंट या नर जनक पौधा लेना है जो कैसा होगा, नर उर्वर होगा, ठीक है। तो नर उर्वर के लिए हमने जो इसका जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, कैपिटल MS हो जाएगा। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। तो जब भी क्रॉस करवाते हैं तो एक एलिल जो है या एक युग्म विकल्पी कहाँ से आता है, मादा जनक से आएगा, और दूसरा युग्म विकल्पी एलिल कहाँ से आएगा, नर जनक या मेल पेरेंट से आएगा। तो यहाँ से स्मॉल MS आ जाएगा और यहाँ से कैपिटल MS आ जाएगा। तो यहाँ पर जो पौधे बनेंगे उनका जीन प्रारूप क्या होगा, कैपिटल MS स्मॉल MS, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो भाई, कैपिटल MS जो है प्रभावी है, तो इसका मतलब हेट्रोजाइगस या विषम युग्मनज अवस्था के अंदर ये अपनी अभिव्यक्ति देगा। जबकि स्मॉल MS कैसा है, अप्रभावी है या रिसेसिव है, तो इसका मतलब इसका एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो ये जो पौधा बनेगा या जितने भी पौधे बनेंगे वो कैसे होंगे, सभी नर उर्वर होंगे, क्योंकि जो कैपिटल MS युग्म विकल्पी या एलिल है ये किसके लिए उत्तरदायी है, नर उर्वरता के लिए या मेल फर्टिलिटी के लिए। तो ये हो जाएगी F1 पीढ़ी। अब अपने को F2 पीढ़ी प्राप्त करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों F1 पीढ़ी के जो पौधे हैं उनमें क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधे का किसी दूसरी F1 पीढ़ी के पौधे के साथ क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। जीनोटाइप या जीन प्रारूप जो है इनका सेम होगा, कैपिटल MS स्मॉल MS, इसका भी यही होगा, कैपिटल MS स्मॉल MS। तो दोनों कैसे होंगे भी, नर उर्वर होंगे, दोनों के दोनों नर उर्वर होते हैं। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो इससे कितने टाइप के युग्मक बनेंगे, 2 टाइप के बनेंगे, एक तो कैपिटल MS टाइप का बन जाएगा, एक स्मॉल MS टाइप का बन जाएगा। इससे कितने टाइप के बनेंगे, इससे भी 2 टाइप के बनेंगे, एक तो कैपिटल MS टाइप का और एक स्मॉल MS टाइप का। तो चेकर बोर्ड जो है वो आपने बनाया होगा कभी, तो इस तरह से चेकर बोर्ड बना लिया, एक तरफ हमने एक जनक के युग्मक लिख लिए कैपिटल MS स्मॉल MS, और दूसरी तरफ दूसरा जो जनक है उसके युग्मक लिख लिए कैपिटल MS स्मॉल MS, ठीक है। अब इनका क्रॉस करवाएंगे, कैपिटल MS का कैपिटल MS के साथ तो ये आ जाएगा, फिर कैपिटल MS का स्मॉल MS के साथ तो ये आ जाएगा, और फिर स्मॉल MS का कैपिटल MS के साथ तो ये बन जाएगा हेट्रोजाइगस, और स्मॉल MS का स्मॉल MS के साथ तो ये इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी भी, F2 पीढ़ी के पौधे जो है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब हम F2 पीढ़ी के पौधों को काउंट करेंगे, है ना, और उनका रेशियो निकालेंगे या अनुपात निकालेंगे। तो जब हम अनुपात निकालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं अभी, जो अनुपात है वो 3:1 आता है, ठीक है। 3:1 का क्या मतलब है, 3:1 का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए 100 पौधे हमें कुल प्राप्त हुए, तो 100 पौधों में से लगभग जो 70 पौधे होंगे वो कैसे होंगे, नर उर्वर होंगे या मेल फर्टाइल होंगे, और बाकी जो 30 बचे हुए पौधे हैं वो कैसे होंगे, नर बंध्या होंगे या मेल स्टेराइल होंगे। तो इस तरह से जो रेशियो हम लोग निकालेंगे वो कितना आएगा, 3:1 का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो ये है अभी नर बंध्यता जो है, मेल आनुवंशिक नर बंध्यता या जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी जो है वो क्या चीज़ होती है। अब अपने करते हैं मेंटेनेंस या अनुरक्षण। अनुरक्षण या मेंटेनेंस का क्या मतलब होता है, हमें क्या करना है अभी, हमें बीजों का निर्माण करना है, ठीक है। ऐसे बीजों का निर्माण करना है जिससे उत्पन्न होने वाले पौधे कैसे हों, नर बंध्या हों, ठीक है। हर वर्ष हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बीजों का उत्पादन करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सीड्स का फॉर्मेशन करते हैं या प्रोडक्शन करते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, मेंटेनेंस या अनुरक्षण कहलाता है। ऐसा क्यों करते हैं, अभी मेंटेनेंस क्यों करते हैं हम लोग, संकर बीज उत्पादन के लिए, क्योंकि संकर बीज उत्पादन में हम लोग क्या करते हैं, नर बंध्य पौधे का क्रॉस करवाते हैं नर उर्वर पौधे के साथ। तो नर बंध्य या मेल स्टेराइल जो प्लांट होगा, ठीक है, उसके वो हमें क्या चाहिए, फ्रेश चाहिए, है ना। तो उसके सीड्स हमें चाहिए होते हैं हर वर्ष, हर साल। तो उसके सीड्स जो हैं वो हर साल फिर क्या किए जाते हैं,
इनका गुणन किया जाता है या इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेंटेनेंस या अनुरक्षण कहलाती है। तो हम लोग इसका अनुरक्षण करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? नर बंध्या वंशक्रम जो होगा या मेल स्टेराइल जो लाइन होगी उसका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ? हिट्रोजाइगस नर उर्वर के साथ, यानी हिट्रोजाइगस है और ये मेल फर्टाइल है, इसके साथ इसका क्रॉस करवाएंगे। तो जो नर बंध्या होगा उसको किसकी तरह यूज़ करेंगे? मादा जनक की तरह। और जो नर उर्वर या मेल फर्टाइल होगा उसको किसकी तरह यूज़ करेंगे? नर जनक की तरह, ठीक है, मेल पेरेंट की तरह। तो इन दोनों का हमने क्रॉस करवाया, तो जो भी हमें पौधे प्राप्त होंगे उनमें से 50% पौधे ऐसे होंगे जो कैसे होंगे? नर उर्वर होंगे, कैपिटल एम एस स्मॉल एम एस वाले, और 50% पौधे हमें कैसे मिलेंगे? स्मॉल एम एस, यानी नर बंध्या पौधे जो हैं वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये जो 50% पौधे हैं इनके बीजों को हम लोग एकत्रित करके रख लेते हैं। तो हर वर्ष हमें ऐसा ही करना है, ठीक है। नर बंध्या वंशक्रम का क्रॉस करवाना है हेट्रोजाइगस नर उर्वर के साथ, ठीक है। और हर वर्ष हमें 50% जो प्लांट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे? नर बंध्या या मेल स्टेराइल, ठीक है। और इन्हीं के बीजों को हमें क्या करना है? संभाल कर रखना है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? मेंटेनेंस या अनुरक्षण कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है इसका उपयोग हम लोग करते हैं संकर बीज के उत्पादन में, ठीक है। तो संकर बीज उत्पादन जब किया जाता है तो हमें दो पेरेंट्स की जरूरत होती है, पेरेंट प्लांट्स की, या दो जनक पौधों की आवश्यकता होती है। एक तो नर जनक पौधा और दूसरा मादा जनक पौधा। जो नर जनक पौधा होगा, ठीक है, वो हमें कौन सा लेना है? कोई भी सामान्य लाइन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी सामान्य वंशक्रम या नॉर्मल लाइन जो है वो हम लोग नर जनक पौधे के रूप में उनको उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमें जो मादा जनक पौधे का उपयोग करना है या फीमेल पेरेंट प्लांट का उपयोग करना है, ये कैसा होगा? नर बंध्या वंशक्रम होगा, है ना। तो मेल स्टेराइल लाइन को ही हमें यूज़ करना है, किसकी तरह? मादा जनक पौधे की तरह। और नर जनक पौधा जो है वो कोई भी सामान्य पौधा जो है, सामान्य लाइन जो है या सामान्य वंशक्रम नॉर्मल लाइन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे और क्रॉस करवाने से जो हमें बीज प्राप्त होंगे उनको क्या बोलेंगे? संकर बीज या हाइब्रिड सीड बोल देंगे, ठीक है। तो जीएमएस के उपयोग से, यानी कि जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है या आनुवंशिक नर बंध्यता है उसके उपयोग से संकर बीज का उत्पादन हम लोग करते हैं कई फसलों के अंदर। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ पे अरंडी यानी कास्टर एंड अरहर, पीजन पी। तो इन दोनों क्रॉप्स के अंदर जीएमएस के उपयोग से हम लोग क्या करते हैं? हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करते हैं या संकर बीज उत्पादन करते हैं। चलिए, अब जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है या आनुवंशिक नर बंध्यता है, इसके ऊपर वातावरणीय कारकों का या एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो दो ऐसे कारक हैं या फैक्टर्स हैं जो आनुवंशिक नर बंध्यता को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं अभी? एक तो है तापमान या टेम्परेचर, और दूसरा है प्रकाश काल या फोटो पीरियड, ठीक है। तो प्रकाश काल व तापमान के द्वारा आनुवंशिक नर बंध्यता का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। फोटो पीरियड एंड टेम्परेचर के द्वारा जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसका डिटर्मिनेशन किया जाता है कि जो प्लांट है या पौधा है वो नर बंध्या होगा या नहीं, मेल स्टेराइल होगा या नहीं, ठीक है। तो इसका जो डिटर्मिनेशन है या निर्धारण है वो इन दोनों कारकों के द्वारा किया जाता है। तो फिर इस आधार पर जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है या आनुवंशिक नर बंध्यता है इसको फिर आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, TGMS और PGMS। TGMS यानी टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और PGMS यानी फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो जो TGMS होगी वो टेम्परेचर के द्वारा प्रभावित होगी, तापमान के द्वारा प्रभावित होगी, और जो PGMS होगी वो फोटो पीरियड या प्रकाश काल के द्वारा प्रभावित होगी, ठीक है। तो किस तरह से होता है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं TGMS की, यानी कि टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी की। तो तापमान के द्वारा नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी का निर्धारण जो है वो यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। धान की जो फसल है यानी कि जो पैडी क्रॉप है उसमें आनुवंशिक नर बंध्यता यानी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पर तापमान का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। तो TGMS लाइन और PGMS लाइन इनका जो उपयोग है वो हम लोग किसमें करते हैं? पैडी क्रॉप के अंदर या धान की फसल के अंदर संकर बीज उत्पादन के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब तापमान जो है वो किस तरह से निर्धारित करेगा नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी को? तो क्या होगा अभी, अगर टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है
ठीक है, तापमान जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, तो जो प्लांट है वो कैसा होगा, पूर्ण रूप से नर उर्वर होगा, है ना, कंप्लीटली क्या होगा, मेल फर्टाइल होगा। लेकिन अगर तापमान या टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापमान हो जाता है, तो जो प्लांट है वो कैसा होगा, पूर्ण रूप से नरबंध्य होगा या कंप्लीटली मेल स्टेराइल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तापमान या टेम्परेचर जो है वो निर्धारण कर रहा है या डिटर्मिनेशन कर रहा है किसका, मेल स्टेरिलिटी या नरबंध्यता का। तो ये है अभी TGMS। अब इसको अपने डायग्राम से देखते हैं। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले TGMS लाइन का अनुरक्षण करना है। अनुरक्षण का मतलब वही है, हमें बीजों का उत्पादन करना है ना, ऐसे बीजों का उत्पादन करना है या ऐसे सीड्स का प्रोडक्शन करना है जो हमें कैसे पौधे देंगे, नरबंध्य पौधे या मेल स्टेराइल प्लांट्स देंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, TGMS लाइन का अनुरक्षण बोल देते हैं या मेंटेनेंस ऑफ TGMS लाइन। तो इसके लिए हमने क्या किया, अभी कोई एक क्षेत्र या कोई एक एरिया सेलेक्ट किया जिसका हमने नाम दे दिया क्षेत्र ए या एरिया ए बोल देते हैं इसको। इस क्षेत्र का जो तापमान है वो कितना है, अभी लेस देन 28 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी कि 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से कम है तापमान है, यानी 25 डिग्री हो सकता है, 22 डिग्री हो सकता है, तो 28 डिग्री से कम तापमान है। और मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो जो पौधे हैं TGMS लाइन के या TGMS वंशक्रम के वो कैसे होंगे, नर उर्वर होंगे या मेल फर्टाइल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इनमें क्या हो सकता है, अब ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि इनमें नर भाग जो है, मेल पार्ट जो है, ठीक है, वो एक्टिव है, सक्रिय है, और जो मादा भाग है वो तो पहले से ही सक्रिय होता है, जो फीमेल पार्ट है वो पहले से ही एक्टिव होता है। ठीक है, तो इनमें अब हम लोग क्या करवाएंगे, स्वपरागण करवाएंगे या सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाने से क्या होगा, इनकी जो क्वालिटी है या गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। ठीक है, इनका कंटेमिनेशन नहीं होगा, इनका संदूषण नहीं होगा। तो स्वपरागण करवाया, और स्वपरागण करवा के हम लोग क्या करवाएंगे, हमें क्या प्राप्त होगा, हमें बीज प्राप्त होंगे या सीड मिलेंगे हमें। और ये जो सीड हैं या बीज हैं, है ना, इनको उगाने से हमें क्या मिलेगा, TGMS लाइन के ऐसे पौधे मिलेंगे जो नरबंध्यता प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब TGMS लाइन जो कि नर उर्वर है, कब, ऐसे क्षेत्र के अंदर जहाँ पे तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, इनमें हम लोग स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं, तो हमें बीज प्राप्त होंगे जो किसके होंगे, TGMS लाइन के ही होंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं, तो इसका मतलब इनका संदूषण या कंटेमिनेशन नहीं हो रहा। चलिए, उसके बाद संकर बीज उत्पादन हम लोग किस तरह से करते हैं। तो हमें क्या करना है, अभी किसी दूसरे एरिया के अंदर या किसी दूसरे क्षेत्र में जाना है जहाँ पर दिन का जो तापमान है वो कितना रहता है, अभी 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहता है ना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा, यानी कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 38 हो सकता है ना, 35 से 38 डिग्री हो सकता है। तो तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होना चाहिए। और मैंने क्या बताया अभी आपको, अगर तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो TGMS लाइन के जो पौधे हैं वो कैसे होंगे, नरबंध्य होंगे। और कोई भी नरबंध्य या मेल स्टेराइल जो वंशक्रम होगा या लाइन होगी, उसको हम लोग किसकी तरह यूज़ करेंगे, फीमेल पेरेंट की तरह या मादा जनक की तरह उपयोग करेंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, किसी नॉर्मल लाइन के साथ या किसी सामान्य वंशक्रम के साथ। ठीक है, तो इन दोनों के क्रॉस से हमें जो बीज प्राप्त होंगे वो कैसे होंगे, संकर बीज होंगे या हाइब्रिड सीड। दूसरी है अभी PGMS, या इसको क्या बोलते हैं, फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो प्रकाश काल या फोटो पीरियड का भी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी पर या आनुवंशिक नरबंध्यता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो जो पौधे हैं, आपने नाम सुना होगा, 3 प्रकार के होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स, है ना। तो इनको क्या चाहिए होता है, अभी एक निश्चित समय तक, 24 घंटों के अंदर एक निश्चित समय तक प्रकाश की आवश्यकता होती है या प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। ठीक है, फोटो पीरियड की आवश्यकता होती है। और ये किस लिए चाहिए, फ्लावरिंग के लिए या पुष्पन के लिए। इनमें फ्लावरिंग या पुष्पन जो है वो तभी होगा जब इनको उतनी निश्चित अवधि तक प्रकाश मिलेगा। ठीक है, अगर उससे कम प्रकाश मिलेगा तो कुछ पौधों के अंदर जो फ्लावरिंग है वो प्रभावित हो सकती है,
जो पुष्पन है वो प्रभावित हो सकता है, जिससे उपज के ऊपर या यील्ड के ऊपर इसका प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोटो पीरियड या प्रकाश काल का किस तरह से प्रभाव पड़ता है धान के जो पौधे हैं, है ना, पैडी की जो क्रॉप है उसके ऊपर, वो हम लोग देखेंगे इसमें। अगर प्रकाश काल या फोटो पीरियड जो है 10 घंटे का मिले, ठीक है, अगर पौधों को यानी दिन के समय 10 घंटे तक प्रकाश जो है वो बना रहे, ठीक है, तो पौधे कैसे होंगे भाई, पूर्ण नर उर्वर होंगे या कंप्लीट मेल फर्टाइल होंगे। ठीक है, 10 आवर्स का क्या है, फोटो पीरियड है, कंप्लीट मेल फर्टाइल प्लांट्स। और अगर प्रकाश काल या फोटो पीरियड बढ़ जाए, कितना मिले, 14 घंटे का मिले या 14 आवर्स का मिले फोटो पीरियड, तो पौधे कैसे होंगे भी, पूर्ण नर बंदे होंगे या कंप्लीट मेल स्टेराइल होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे फोटो पीरियड या प्रकाश काल जो है वो क्या कर रहा है, नर बंध्यता या मेल स्टेरिलिटी का निर्धारण कर रहा है। ठीक है, तो ये होती है अभी पीजीएमएस। अब हमें क्या करना है, अभी पीजीएमएस लाइन का अनुरक्षण करना है या मेंटेनेंस करना है पीजीएमएस लाइन का। तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा क्षेत्र या एक ऐसा एरिया चुनेंगे जहाँ पर दिन के समय जो प्रकाश की अवधि है वो कितनी रहती हो, लगभग 10 घंटे रहती हो या 10 आवर का फोटो पीरियड रहता हो लगभग, एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया हमने, एरिया ए या क्षेत्र ए। तो अब इस क्षेत्र के अंदर जो पीजीएमएस लाइन के पौधे होंगे वो कैसे होंगे भी, नर उर्वर होंगे। ठीक है, मेल फर्टाइल होंगे, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया प्रकाश काल कितना है, 10 घंटे का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें स्वपरागन करवाएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, है ना, ताकि इनमें कंटेमिनेशन ना हो, संदूषण ना हो। तो स्वपरागन से हमें जो बीज प्राप्त होंगे वो कौन सी लाइन के होंगे, पीजीएमएस लाइन के ही बीज या सीड जो है वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग पीजीएमएस लाइन का मेंटेनेंस या अनुरक्षण जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें संकर बीज का उत्पादन करना है। तो संकर बीज उत्पादन हम लोग ऐसे क्षेत्र के अंदर या ऐसे एरिया में करेंगे जहाँ पर जो प्रकाश काल है या फोटो पीरियड है वो कितना रहता हो, 14 घंटे का या 14 आवर्स का रहता हो लगभग, है ना, ऑलमोस्ट। तो ऐसे एरिया को हमने क्या नाम दे दिया, एरिया बी, या इसको क्षेत्र बी बोल देते हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो पीजीएमएस लाइन के पौधे होंगे वो कैसे होंगे भी, नर बंदे होंगे या मेल स्टेराइल होंगे। तो इसको हम लोग किसकी तरह यूज़ करेंगे, इन पौधों को फीमेल पेरेंट की तरह या मादा जनक की तरह इनका उपयोग करेंगे। अब इनका क्या करवाएंगे, हम लोग क्रॉस करवाएंगे, किसके साथ, नॉर्मल लाइन के साथ, एक सामान्य वंशक्रम के साथ, है ना, जो कैसा होगा, नर उर्वर होगा, ठीक है, या मेल फर्टाइल होगा। तो क्रॉस करवा दिया, और क्रॉस करवाने से हमें जो बीज प्राप्त होंगे या सीड हमें ऑब्टेन होंगे उनको क्या बोलेंगे, संकर बीज या हाइब्रिड सीड। तो इस तरह से हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए उपयोग कर सकते हैं पीजीएमएस का। ठीक है, तो ये था अभी सबसे पहला टाइप मेल स्टेरिलिटी का या नरबंध्यता का, यानी जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या आनुवंशिक नरबंध्यता। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है, कोशिका द्रव्यी नरबंध्यता, या इसको साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी भी बोल देते हैं या सीएमएस भी बोल देते हैं। ठीक है, तो अब जो नर बंध्यता है या मेल स्टेरिलिटी है उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, कोशिका द्रव्य में उपस्थित जीनों के द्वारा, है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट जो जीन्स होंगे उनके द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। अब आप कहोगे कि साइटोप्लाज्म जो है उसमें जीन्स कैसे उपस्थित हो सकते हैं, तो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य के अंदर दो ऐसे कोशिकांग होते हैं, दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनमें डीएनए पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो है भी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और दूसरा क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक जो है, ठीक है, उसके अंदर भी अपना खुद का डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो उनके अंदर जीन उपस्थित हो सकते हैं, तो उन पर उपस्थित जीनों के द्वारा नरबंध्यता का या मेल स्टेरिलिटी का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोशिका द्रव्यी नरबंध्यता या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या सीएमएस। ठीक है, तो ये है अभी इसकी परिभाषा। ठीक है, चलिए अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है या निषेचन होता है, ठीक है, तो निषेचन के टाइम पर जो मादा जनक है उससे क्या आता है, अभी अंड कोशिका आती है या एग सेल आती है। ठीक है, इसका मतलब मादा जनक का केंद्रक, है ना, मादा केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, ये दोनों के दोनों भाग लेंगे किसमें, फर्टिलाइजेशन में या निषेचन में। जबकि जो नर जनक होता है उसका केवल केंद्रक या न्यूक्लियस ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, इसका मतलब कोशिका द्रव्य कहाँ से आ रहा है, मादा जनक से आ रहा है। अगर मादा जनक, अच्छा ठीक है, मादा जनक से आ गया,
इसको अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इन दोनों का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, युग्मनज बन गया, जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा होगा अभी, डिप्लॉयड होगा, और इस जाइगोट से क्या बन जाएगा आगे, भ्रूण बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, डिप्लॉयड, और भ्रूण से फिर आगे क्या बन जाता है, प्लांट या पौधा डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो भी, मादा जनक से कोशिका द्रव्य आ रहा है जबकि नर जनक से कोशिका द्रव्य नहीं आ रहा। तो अगर मादा जनक में कोशिका द्रव्य नर बंध्यता उपस्थित है, इसका मतलब मादा जनक अगर नर बंध्य है, तो इससे उत्पन्न होने वाले सभी पौधे जो हैं, है ना, 100% जो प्लांट्स हैं वो कैसे होंगे, नर बंध्य होंगे। ठीक है ना, कंप्लीटली क्या होंगे, 100% मेल स्टेराइल होंगे। लेकिन अगर जो नरजनक है, नरजनक पौधा जो है वो कभी भी नर बंध्य नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो नर बंध्य है या मेल स्टेराइल है तो उसको हम लोग कभी भी मेल पेरेंट की तरह या नर जनक की तरह यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो हमेशा मादा पौधा जो है वही क्या हो सकता है, नर बंध्य या मेल स्टेराइल हो सकता है। ठीक है, तो 100% जो प्लांट्स हमें मिलते हैं वो कैसे होते हैं, मेल स्टेराइल या नर बंध्य होते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, हमने नर बंध्य, ये मादा जनक है, नर बंध्य है, और इसका क्रॉस करवाया नर उर्वर के साथ, मेल पेरेंट के साथ, और क्रॉस करवाने पर हमें F1 पीढ़ी मिलेगी। तो F1 पीढ़ी में अगर हमें 100 पौधे प्राप्त हुए हैं, 100 प्लांट्स हमें ऑब्टेन हुए हैं, तो वो 100 के 100 प्लांट्स कैसे होंगे, नर बंधे होंगे या मेल स्टेराइल होंगे। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं अपने संकर बीज उत्पादन की या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की। तो अभी मैंने आपको बताया कि F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे हमें प्राप्त होंगे वो नर बंधे होंगे। ठीक है, इन दोनों में हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने से हमें क्या प्राप्त होगा, हमें सीड ऑब्टेन होंगे या बीज प्राप्त होंगे। इन बीजों को जब हम लोग उगाएंगे तो जो पौधे हमें मिलेंगे वो कैसे होंगे, नर बंधे होंगे। इसका मतलब वो पौधे जो हैं परागकणों का या पॉलन ग्रेन्स का उत्पादन या निर्माण नहीं कर सकते। इसका मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो सीड का निर्माण या बीज का निर्माण नहीं होगा उन पौधों के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसी फसलें जिनमें बीज आर्थिक महत्व का होता है, जिनमें सीड जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का होता है, उन फसलों के अंदर हम साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या कोशिका द्रव्य नर बंधता का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन कुछ फसलें ऐसी भी होती हैं जिनमें कायिक भाग हमारे महत्व का होता है। ठीक है, इनको क्या बोल देते हैं, कायिक प्रवर्धित फसलें, है ना, या एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड क्रॉप्स। जैसे मान लीजिए प्याज है, अनियन। ठीक है, अनियन का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अभी सीड यूज़ करते हैं, नहीं करते, तो सीड उसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का नहीं है। ठीक है, उसी तरह से लहसुन है, गार्लिक, उसमें भी जो सीड है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का नहीं है। ठीक है, उसी तरह से जैसे रेडिश है, मूली, कैरेट है, गाजर। ठीक है, तो इनमें सीड जो है वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का नहीं होता, आर्थिक महत्व का नहीं होता। तो इन फसलों के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, संकर बीज उत्पादन के लिए साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी या कोशिका द्रव्य नर बंधता का उपयोग कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। तो ये हमने दूसरा टाइप पढ़ा, कोशिका द्रव्य नर बंधता या साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे तीसरा टाइप, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है संकर बीज उत्पादन के अंदर या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य आनुवंशिक नर बंधता या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होती है, जब नर बंधता या मेल स्टेरिलिटी का जो निर्धारण है या डिटर्मिनेशन है वो कोशिका द्रव्य व केंद्रक दोनों में उपस्थित जीनों के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह की नर बंधता क्या कहलाती है, कोशिका द्रव्य आनुवंशिक नर बंधता या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी या CGMS। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर भी जीन उपस्थित होगा और कोशिका द्रव्य जो है साइटोप्लाज्म जो है उसके अंदर भी जीन उपस्थित होगा। तो इन दोनों जीनों के द्वारा निर्धारण किया जाएगा किसका, नर बंधता का या मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब
पुनः स्थापक जीन, या इसको बोल देते हैं रीस्टोरर जीन, कैपिटल आर। ठीक है, केंद्रक के अंदर एक जीन उपस्थित होता है जिसके दो एलिल्स होते हैं या दो युग्म विकल्पी होते हैं। एक तो होता है कैपिटल आर जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, एक और होता है स्मॉल आर। लेकिन स्मॉल आर जो है वो काम का नहीं होता, जो कैपिटल आर है यही काम का है। ठीक है, ये काम क्या करता है अभी, नर उर्वरता को पुनः स्थापित करने का काम करता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोशिका द्रव्य जो है वो ये कह रहा है कि जो पौधा है वो नर बंध्या होना चाहिए। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म है वो क्या कह रहा है कि जो प्लांट है वो मेल स्टेराइल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर कैपिटल आर एलिल या युग्म विकल्पी उपस्थित है तो पौधा नर बंध्या या मेल स्टेराइल नहीं होगा। वो पौधा कैसा हो जाएगा, नर उर्वर हो जाएगा या मेल फर्टाइल हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल आर जो एलिल है या जीन है ये क्या कर रहा है, नर उर्वरता को पुनः स्थापित कर रहा है या मेल फर्टिलिटी को री एस्टैब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने समझते हैं डायग्राम से। तो इसमें क्या होता है, अभी जो साइटोप्लाज्म है या कोशिका द्रव्य है ये मुख्य नियंत्रक होता है। तो साइटोप्लाज्म ये निर्धारित करता है कि जो पौधा है वो नर बंध्या होगा या नर उर्वर होगा। ठीक है, जो केंद्रक के जीन होते हैं, है ना, केंद्र के अंदर जो जीन होता है पुनः स्थापक जीन, अभी मैंने आपको बताया रिस्टोरर जीन, वो क्या करता है, अभी इंटरफेयर करता है कोशिका द्रव्य के प्रभाव में, है ना, कोशिका द्रव्य का जो भी इफेक्ट है, इसका जो भी प्रभाव है उसके साथ ये केंद्रक जीन कैपिटल आर जीन जो है वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है। ठीक है, इसको ये रोक देता है, कोशिका द्रव्य के प्रभाव को या साइटोप्लाज्म के इफेक्ट को ये रोकने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रीस्टोरर जीन या पुनः स्थापक जीन जो है इसको बोल देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 6 उदाहरण दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम के अंदर देखो ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो केंद्रक है या न्यूक्लियस है इसका जीन प्रारूप क्या है, कैपिटल आर है। और जो साइटोप्लाज्म है इसका जीन प्रारूप क्या है अभी, एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्टाइल, है ना। जो कोशिका द्रव्य है वो क्या कह रहा है कि जो पौधा है वो कैसा होगा, नर उर्वर होगा या फर्टाइल होगा। ठीक है, जो न्यूक्लियस है वो क्या कह रहा है, वो भी सेम चीज़ ही कह रहा है कि जो पौधा है वो कैसा होगा, नर उर्वर या मेल फर्टाइल होगा। ठीक है, तो पौधा कैसा हो जाएगा अभी, नर उर्वर हो जाएगा या मेल फर्टाइल हो जाएगा। चलिए दूसरे डायग्राम के अंदर आप देखो, साइटोप्लाज्म में एफ लिखा हुआ है, कोशिका द्रव्य के अंदर एफ लिखा हुआ है, तो कोशिका द्रव्य क्या कह रहा है, पौधा कैसा होगा, नर उर्वर होगा या मेल फर्टाइल होगा। एफ का मतलब क्या है यहाँ पे, फर्टाइल। केंद्रक क्या कह रहा है अभी, यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर है इसका जीन प्रारूप, तो केंद्रक भी यही कह रहा है। कैपिटल आर का मतलब क्या है, नर उर्वरता, तो दोनों के दोनों सेम चीज़ कह रहे हैं, तो इसका मतलब पौधा कैसा होगा अभी, नर उर्वर होगा या मेल फर्टाइल होगा। तीसरे एग्जाम्पल के अंदर देखो अभी, जो कोशिका द्रव्य है वो क्या कह रहा है, एफ का मतलब फर्टाइल, जो पौधा है कैसा होगा, नर उर्वर होगा या मेल फर्टाइल होगा। लेकिन जो केंद्रक है, ठीक है, केंद्र का जीन प्रारूप क्या है, स्मॉल आर है, और स्मॉल आर का मतलब क्या है कि ये प्रभावहीन है। ठीक है, मतलब इसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो अप्रभावी है। तो अप्रभावी जो युग्म विकल्पी हैं या एलिल्स हैं, अगर ये होमोजाइगस या समयुग्मनज अवस्था में आ जाते हैं तब भी इनका कोई प्रभाव जो है वो साइटोप्लाज्म के ऊपर या कोशिका द्रव्य के ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये न्यूट्रल है या उदासीन है केंद्रक, तो इसका मतलब जो पौधा है वो कैसा होगा, नर उर्वर होगा, है ना, जो साइटोप्लाज्म कह रहा है वही होगा, मेल फर्टाइल या नर उर्वर होगा। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर चलते हैं। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देखो, जो कोशिका द्रव्य है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो पौधा है वो कैसा होगा, स्टेराइल होगा। एस का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टेराइल या नर बंधे। लेकिन जो केंद्रक है वो इसके अपोजिट कह रहा है, कैपिटल आर का मतलब यहाँ पे क्या है, नर उर्वरता, है ना, मेल फर्टिलिटी। तो जो केंद्रक कहेगा अब वही होगा, इसका मतलब पौधा कैसा हो जाएगा, नर उर्वर या मेल फर्टाइल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर देखो, जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म वो क्या कह रहा है, एस का मतलब स्टेराइल, पौधा कैसा होगा, नर बंध्य या मेल स्टेराइल। ये कौन कह रहा है, कोशिका द्रव्य कह रहा है। लेकिन केंद्रक के अंदर देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर उपस्थित है, इसका मतलब जो कैपिटल आर कहेगा वही होगा। तो कैपिटल आर क्या कह रहा है, नर उर्वरता या मेल फर्टिलिटी, तो पौधा कैसा हो जाएगा अभी, नर उर्वर हो जाएगा।
ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल में देखो आप, कोशिका द्रव्य क्या कह रहा है, पौधा नर बंध्या होगा या मेल स्टेराइल होगा। केंद्र क्या कह रहा है, केंद्र कुछ नहीं कह रहा, केंद्र कैसा है, उदासीन है, स्मॉल आर मतलब उदासीन या न्यूट्रल है। तो इसका मतलब जो कोशिका द्रव्य अब कह रहा है वही होगा। तो कोशिका द्रव्य अगर एस लिखा हुआ है, इसका मतलब पौधा कैसा होगा, नर बंध्या या मेल स्टेराइल होगा। ठीक है। तो ये 6 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये समझने के लिए कि जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है उसमें नर बंध्यता का जो निर्धारण है वो किस तरह से होता है। ये आपको बुक्स के अंदर भी मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान से समझना है। ठीक है। तो यहाँ पे एफ का मतलब नर उर्वर कोशिका द्रव्य या मेल फर्टाइल साइटोप्लाज्म है, और एस का मतलब नर बंध्य कोशिका द्रव्य या मेल स्टेराइल साइटोप्लाज्म। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा भी। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करते हैं संकर बीज उत्पादन की या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन की। तो मैंने आपको अभी बताया था कि CGMS जो है, यानी जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है संकर बीज उत्पादन में या हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है अभी, CGMS के उपयोग से 3 वंशक्रम विकसित किए जाते हैं, उसको बोल देते हैं 3 लाइन सिस्टम। तो ये 3 लाइन्स या 3 वंशक्रम जो है वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी, ए वंशक्रम या इसको ए लाइन बोल देते हैं, दूसरा है बी वंशक्रम, इसको बी लाइन भी बोल देते हैं, और तीसरा है आर वंशक्रम या इसको आर लाइन भी बोल देते हैं। ठीक है। तो टोटल 3 लाइन्स होगी, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, 3 लाइन सिस्टम या 3 वंशक्रम तंत्र। तो ए वंशक्रम की बात करते हैं सबसे पहले, या ए लाइन की बात करें तो ए लाइन के जितने भी पौधे होंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, नर बंधे होंगे या मेल स्टेराइल होंगे। और अगर पौधा मेल स्टेराइल है तो उसको नर जनक की तरह हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, मेल पेरेंट की तरह उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो फिर हम लोग उसको किसकी तरह यूज़ करेंगे, मादा जनक की तरह या फीमेल पेरेंट की तरह उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये सबसे पहली लाइन जो है हमें चाहिए होती है संकर बीज उत्पादन के लिए। दूसरी है बी लाइन या बी वंशक्रम। जो बी वंशक्रम है इसको हम लोग अनुरक्षक वंशक्रम भी बोलते हैं या इसको मेंटेनर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है। मेंटेनर लाइन या अनुरक्षक वंशक्रम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग करते हैं ए लाइन के मेंटेनेंस के लिए। ए वंशक्रम जो है इसके अनुरक्षण के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बी लाइन का या बी वंशक्रम का। अनुरक्षण कैसे करवाएंगे, ए वंशक्रम ए लाइन का क्रॉस करवाएंगे किसके साथ, बी वंशक्रम या बी लाइन के साथ। ठीक है। तो इस क्रॉस से जो हमें पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे भाई, ए लाइन के पौधे होंगे। ठीक है। अब आप कहोगे कि हम लोग संकरण करवा रहे हैं या क्रॉस करवा रहे हैं, तो क्रॉस से जो पौधा बनना चाहिए उसमें इन दोनों पौधों के लक्षण होने चाहिए, है ना, दोनों वंशक्रमों के लक्षण होने चाहिए। तो फिर वो ए लाइन या ए वंशक्रम कैसे होगा, तो इसका आंसर ये है कि जो बी लाइन है या बी वंशक्रम है वो ए लाइन या ए वंशक्रम के क्या होता है, आइसोजेनिक होता है या समजीनी होता है। मतलब जो जीन प्रारूप ए वंशक्रम या ए लाइन का होगा वही जीन प्रारूप किसका होगा, बी लाइन या बी वंशक्रम का होगा। सिर्फ एक जीन का अंतर होगा, कौन से जीन का, नर बंध्य और नर उर्वरता को निर्धारित करने वाले जीन का। जो बी वंशक्रम है वो कैसा होगा भी, नर उर्वर होगा या मेल फर्टाइल होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग किसकी तरह यूज़ करेंगे फिर, नर जनक की तरह या मेल पेरेंट की तरह यूज़ करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया बी वंशक्रम या बी लाइन। तीसरा है आर वंशक्रम या आर लाइन। ठीक है। पुनः स्थापक वंशक्रम या इसको रीस्टोरर लाइन भी कहा जाता है। ठीक है। रीस्टोरर लाइन क्यों क्यों कहा जाता है, जब हम ए वंशक्रम ए लाइन का क्रॉस करवाते हैं किसके साथ, आर वंशक्रम के साथ। ठीक है। तो जो पौधे बनेंगे वो नर बंध्य नहीं होंगे, बल्कि वो कैसे होंगे, नर उर्वर होंगे या मेल फर्टाइल होंगे। ठीक है। इसका मतलब मेल फर्टिलिटी या नर उर्वरता पुनः स्थापित हो जाती है पौधों के अंदर। ठीक है। या री एस्टैब्लिश हो जाती है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पुनः स्थापक जीन या पुनः स्थापक वंशक्रम या रीस्टोरर लाइन बोल सकते हैं इसको। इसके पौधे कैसे होंगे भी, नर उर्वर होंगे या मेल फर्टाइल होंगे। इसलिए इसको हम लोग किसकी तरह यूज़ करेंगे, मेल पेरेंट की तरह या नर जनक की तरह यूज़ करेंगे। तो इन तीनों वंशक्रमों के कैरेक्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। अब हमें संकर बीज का उत्पादन करना है, तो कैसे करेंगे भी, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें
ए लाइन के पौधे लेंगे। ए लाइन के पौधे कैसे होंगे? नर बंदे होंगे या मेल स्टेराइल होंगे। तो इसको हम लोग किसकी तरह यूज़ करेंगे? फीमेल पेरेंट की तरह या मादा जन की तरह यूज़ करेंगे। अब इसका हम लोग अनुरक्षण करना चाहते हैं या मेंटेनेंस करना चाहते हैं, तो हम लोग इसका क्रॉस करवाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था किसके साथ? बी लाइन के साथ। तो बी लाइन के जो पौधे हैं वो कैसे होंगे? नर उर्वर होंगे, और इसको हम लोग नर जनक की तरह यूज़ करेंगे। इन दोनों में क्रॉस करवाएंगे, तो क्रॉस करवाने से हमें ए लाइन के पौधे ही प्राप्त होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन ए लाइन और बी लाइन जो है वो आपस में क्या है? आइसोजेनिक हैं या समजीनी हैं। ठीक है, केवल नर बंध्यता और नर उर्वरता के लिए जो जीन उत्तरदायी होता है या रिस्पॉन्सिबल होता है, केवल उसका ही अंतर होता है। तो इसलिए जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे तो हमें ए लाइन के पौधे ही प्राप्त होंगे। ठीक है, और वो कैसे होंगे? नर बंदे होंगे। अब हम आगे संकर बीज का उत्पादन करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? ए लाइन के पौधों का क्रॉस करवाएंगे आर लाइन के पौधों के साथ। तो ए लाइन के पौधे कैसे हैं? नर बंदे हैं। तो नर बंदे हैं तो इसको किसकी तरह यूज़ करेंगे? हम लोग मादाजन की तरह यूज़ करेंगे। इसका क्रॉस करवाएंगे किसके साथ? हम लोग आर लाइन के पौधों के साथ। तो आर लाइन के पौधे कैसे होते हैं? नर उर्वर होते हैं, है ना, मेल फर्टाइल होते हैं। तो नर जन की तरह यूज़ कर लिया, मेल पेरेंट की तरह। इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस करवाने से हमें क्या प्राप्त होगा? संकर बीज प्राप्त होंगे या हाइब्रिड सीड हमें मिल जाएंगे। इन हाइब्रिड सीड्स को हम लोग उगाएंगे अगले सीजन के अंदर या नेक्स्ट सीजन के अंदर। तो इनके अंकुरण से हमें क्या प्राप्त होगा? भी F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन के पौधे प्राप्त होंगे। और ये पौधे कैसे होंगे? नर उर्वर होंगे या मेल फर्टाइल होंगे। तो इस प्रकार जो नर उर्वरता है वो पौधों के अंदर पुनः स्थापित हो जाती है, या दोबारा क्या हो जाती है? रीस्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये रिस्टोरेशन जो है वो कौन करता है? पुनः स्थापन कौन करता है? आर लाइन के पौधे करते हैं। इसीलिए आर लाइन के पौधों को क्या बोल देते हैं? रिस्टोरर लाइन या पुनः स्थापक वंश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग CGMS या साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के उपयोग से संकर बीज का उत्पादन कर सकते हैं पौधों के अंदर। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।